फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं। द ग्राफ बिलो शोज हाउ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईके ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सोडियम मेटल। मेटल कौन सा? सोडियम। वेयर इज द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। सही है। अब क्या दिख रहा है आपको? ई में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि छोटी होती है वैल्यू। ठीक है, जीरो जीरो वैल्यू ऑफ एनर्जी पे आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है? 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब उसके बाद एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो रही है। ठीक है। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन सोडियम एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन निकालना। वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा? इस ग्राफ के ग्रेडियंट से। सही है। तो आपने जी। कहा स्ट्रेट लाइन एच एफ ई इक्वल टू एच एफ इक्वल टू 5 + ½ mv²। ठीक है। ई के मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस 5। वाई का मैक्स से कंपेयर किया। ठीक है। आपने कहा आइडेंटिफाई द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ। एफ नॉट आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब पे 1 या 0 होना चाहिए। ठीक है। तो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई? ये 4 हो गई। ठीक है। तो यहाँ भी हमने लिख दिया 4 × 10⁻14। क्यों? क्योंकि 1 × 10⁻14 हर्ट्ज के हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है। थ्रेशोल्ड ये है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रहे हैं। इससे आगे जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो गई। तो ये 4 आपकी हो गई थ्रेशोल्ड। यहाँ आपने लिख दी थ्रेशोल्ड 4 × 10⁻14। ठीक है। सही। अब कह रहे हैं वर्क फंक्शन कैलकुलेट करो। वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? हाफ mv² को 0 कर दोगे। ठीक है। तो एच एफ नॉट, एच आपको पता है, एफ नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना। क्या होती है? जी। अगर आपको वर्क फंक्शन निकालना है फाई, तो इस पॉइंट पे आपने काइनेटिक एनर्जी 0 कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 किस पॉइंट पे है? इस पॉइंट पे, जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है ना। जी। एच एफ क्या हो जाएगा? एच कॉन्स्टेंट होता है। एच के लिए 6.63 × 10⁻³ और 4 आपके पास ये रहा। 4 × 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई किया, आपके पास वर्क फंक्शन आ गया 2.652 × 10⁻19 जूल। ठीक है। ये आपका वर्क फंक्शन है कि मिनिमम इतना वर्क करना पड़ेगा आपके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए। अब जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगी गई है आपसे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है। तो इतनी सारी है, तो जी। डिवाइड कर दो इससे 1.6 से। तो 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है। जी। समझ में आ गया? जी। चलो गुड है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस। इस पे बात करते हैं। The work function phi or threshold energy of a material is defined as the minimum energy required to release a photoelectron from the surface of a material. ठीक है। Consider the electrons in a metal as trapped inside an energy well. इस तरह से कंसिडर करो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के अंदर एक एनर्जी वेल के अंदर है। With the energy between the surface and the top of the well is equal to the work function. A single electron absorbs one photon. Therefore, an electron can only escape the surface of the metal if it absorbs a photon which has an energy equal to the phi or higher. इसका मतलब क्या हुआ कि हम फाई की एनर्जी कम से कम दें या उससे ज्यादा की एनर्जी दें, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस फोटोन की एनर्जी को एक्सेप्ट करे और बाहर चला जाए। सही है ना। जी। तो डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड हैज डिफरेंट वर्क फंक्शंस। हर मेटल के हिसाब से होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी चाहिए, तो उनके वर्क फंक्शंस भी अलग होते हैं, उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। सो यूजिंग द वेल, जी। एक वेल या कुएं के हिसाब से आप बात करते हो, a more tightly bound electrons require more energy to reach to the top of the well. ज्यादा करीब होंगे वो देर से ऊपर जाएंगे, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। a less tightly bound electrons require less energy to reach at the top of the well. ठीक है। ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे रेडिएशन पड़ रही है, अल्ट्रा वायलेट है, लाइट है, कोई और है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई भी रेडिएशन है। जिंक की प्लेट है, इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुए, फ्री हो गए, चले गए। चलो यहाँ पे देखो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके एनर्जी लेवल के हिसाब से दिखा रहे हैं कि करीब करीब है ना, तो देर लग रही है। आपने फोटोन भेजा, एक एनर्जी, एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इतनी एनर्जी है कि वो escape हो सकता है, 5 या उससे ज्यादा है तो निकल जाएगा, फिर दूसरे को मिल जाएगी, दूसरा निकल जाएगा। इस तरह करते करते जिस जो एनर्जी लेते जाएंगे वो बाहर जाते जाएंगे। ठीक है। जी। इनकी वेल है, कुआं है, इसमें से पानी, जो पहले पानी उठेगा वो पहले ऊपर जाएगा, जो नीचे वाला वो देर से ऊपर आएगा। उस पर ग्रेविटेशन पुल आता है ना, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन पुल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है। हम्म। In the photoelectric effect, a single photon may cause a surface electron to release if it has the sufficient energy. इसको आप ना evaporation से भी रिलेट कर सकते हो। evaporation में होता है ना, सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी लेते हैं और escape होके कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। इसी तरह यहाँ पर भी ये सब जी। इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फोटोन से एनर्जी लेंगे और बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर वो एनर्जी हम्म। सफिशिएंट नहीं है,
यानी कि वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा नहीं है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, बढ़ानी पड़ेगी एनर्जी आपको। जी अब अल्कली मैटर सच एज सोडियम एंड पोटेशियम हैव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द विजिबल लाइट रीजन, सही है। दिस इज बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सरफेस इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव मेटल आयंस आर रिलेटिवली वीक। तो अगर आप पोटेशियम और सोडियम पर लाइट फॉल करवाओगे तो वो जो विजिबल लाइट है उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, वो उसको ट्रैप करके उससे एनर्जी लेके बाहर चले आएंगे। ट्रांजिशन हम्म, metals such as manganese and iron have threshold frequency in the ultraviolet radiation, तो इनको थोड़ी सी हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए होंगी, ये यूवी के रीजन में आते हैं, विजिबल लाइट में नहीं आते, इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देनी पड़ेंगे। दिस इज बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सरफेस इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव मेटल आयंस आर मच स्ट्रॉन्गर, इनके आपस में जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग है, सही है। जी So laws of photoelectric emission observation क्या कहती है, placing the UV light source closer to the metal plate causes the gold leaf to fall more quickly, ठीक है। Explanation क्या है, placing the UV source closer to the plate increases the intensity of the incident on the surface of the metal. Increasing the intensity of brightness of the incident radiation increases the number of photoelectrons emitted per second, and therefore the gold leaf loses negative charge more rapidly, ठीक है ना, जल्दी जल्दी जाते जाएंगे वो गोल्ड लीफ गिरता जाएगा नीचे, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी ना उसकी। जी ऑब्जर्वेशन कहती है यूजिंग अ हायर फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स डज नॉट चेंज हाउ क्विकली द गोल्ड लीफ फॉल्स। अगर क्यों, वजह क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी की जी आप सर देखो, यूजिंग अ हायर फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स डज नॉट चेंज हाउ क्विकली द गोल्ड लीफ फॉल्स। हायर फ्रीक्वेंसी की आप लोगे, ठीक है, तो वो गोल्ड लीफ का बिहेवियर को चेंज नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि जी पहले नहीं हो रहा था तो अब हो रहा है, बात ये है कि भाई वो फ्रीक्वेंसी उसकी थ्रेशोल्ड में आनी भी तो चाहिए। जी एक्सप्लेनेशन किया था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड, गोल्ड लीफ के वो हमने एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा था पीछे कि गोल्ड लीफ नीचे जो होता है उसके साथ अट्रैक्शन और जी रिपल्शन हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी सही 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 है सही है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन ज्यादा है, ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेंगे जल्दी, सही है। जी In case of photoelectric effect, energy and frequencies are independent of the intensity of the radiation. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्यों वो है इंडिपेंडेंट है, वजह ये है कि इंटेंसिटी जो है ना वो क्वांटिटी ऑफ फोटोन की बात करती है, ठीक है, लेकिन ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसीज हैं ये लाइट के बेसिकली उन क्या कहते हैं बिहेवियर की बात करती है, कि कौन सी रेडिएशन है, जैसे विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी अपनी एक फिक्स है, एक रेंज है उसकी, उस रेंज के अंदर वो लाई करता है। अगर आप ज्यादा भी लाइट दे दोगे, लाइट की क्वांटिटी ज्यादा भी दे दोगे, इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, तो फिर भी क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से वाइड यूनिट एरिया के ऊपर लाइट ज्यादा तो आ जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट जी है, लाइट की रहेगी, ऐसा थोड़ी कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। जी So the intensity of the incident radiation affects how quickly the gold leaf falls, not the frequency, ठीक है। जी सर ऑब्जर्व ये मुझे समझ एक्सप्लेनेशन है ये चीज समझ में आ रही, नहीं तो जो तुम्हारे को ना गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट वाला दिखाता हूँ। नोट पॉज करूँ रिकॉर्डिंग, जी ये लिखने की जरूरत है इसको इधर से पढ़ लेना बाद में, लेकिन इसको पहले समझ लो। जी Observing the हम्म, photoelectric effect. The photoelectric effect can be observed on a gold leaf electroscope. A plate of metal, usually zinc, is attached to a gold leaf. अब यहाँ देखो, ये भाई, ये जिंक की प्लेट है, ये नीचे गोल्ड का एक लीफ रखा हुआ है आपने स्ट्रेट, लेकिन हैंग्ड है, एक फिक्स्ड जी है, 3D हैंग है, अभी ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है, एज पर द जी चार्ट। A plate of metal is attached to the gold leaf, which initially has a negative charges. अब देखो गोल्ड लीफ के कितना क्या चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है ना, ये जिंक प्लेट पे तो गोल्ड लीफ पे भी नेगेटिव है, ठीक है, जी causing it to repel by a central negatively charged rod.
This causes negative charge or electrons to build up on the zinc plate. क्या क्या भाई, जी आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है, कोई भी चार्जिंग रॉड से लाके नेगेटिवली चार्ज कर दिया, मैट होता है ना चार्जिंग में इंडक्शन, उसके थ्रू आपने इसको चार्ज कर दिया. अच्छा This cause UV light is shown onto the metal plate, leading to the emission of the photoelectron. UV light आप लाए ताकि हर फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन इमिट करे, फोटो इलेक्ट्रॉन. This causes the extra electron on central rod and gold leaf to be removed. So the gold leaf began to fall back towards the central rod. अब क्या हो रहा है, ये एक रॉड है, इसके साथ आपने यहाँ गोल्ड लीफ लगा दिया. अब क्या होगा, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, इससे दूर हो रहा है, सही है. लेकिन जैसे जैसे इसके पास आप यूवी लाए, देखो यूवी यहाँ है, यूवी आप इस पे प्लेट के करीब ले आए, तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे, सही है. इधर देखो, ये जिंक प्लेट है. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, अशर, आवाज आ रही है? देखो भाई, ये देखो जिंक प्लेट है आपकी, नेगेटिव चार्ज है, इसके नीचे रॉड है, नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ गोल्ड लीफ हैंग हुआ हुआ है, ठीक है. अब बात ये है जी कि ये नेगेटिव चार्ज है, गोल्ड लीफ भी नेगेटिव चार्ज होगा, आपको अलग से चार्ज करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इससे गोल्ड लीफ ऊपर चला गया, ठीक है, हवा में दूर चला गया इससे. अब जैसे जैसे आप यूवी यहाँ लाओगे जिंक प्लेट पे, ये इसमें से हाँ इलेक्ट्रॉन, सर, ये रिपेल किससे करेगा? इस रॉड, ये सेंट्रल रॉड है ना, जी इसके साथ ये गोल्ड लीफ लगा हुआ है साथ में ना, अच्छा अच्छा, तो वो साथ गोल्ड लीफ है। गोल्ड लीफ है. ठीक। अब क्या हो रहा है, जब आप यूवी इसके ऊपर लाओ किसी प्लेट, तो जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएंगे, जी ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो रॉड पे भी कम हो जाएंगे, सही है. जी जब रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये गोल्ड लीफ नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अट्रैक्शन रिपल्जन कम हो जाएगी ना, थोड़ा सा नीचे आएगा, बिल्कुल करीब नहीं आ जाएगा, क्योंकि पहले इस जी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे रॉड के अंदर, अब रॉड में कम होना शुरू हो गया तो गोल्ड लीफ नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है, रिपल्जन कम हो ठीक। गई. जब जीरो हो जाएंगे तो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा. सही है। तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. तो तो सर जो चार्जेस कम हो रहे हैं वो ऊपर जो ये यूवी लगा हुआ है उसकी वजह से। इसकी वजह से. So the UV is shown to the metal plate, leading to the emission of photoelectrons. This causes the extra electrons on the central rod and the gold leaf to be removed. So the gold leaf begins to fall backwards as towards the central rod. This is because they become less negatively charged and hence repel less. ठीक है ना. जब रॉड के अंदर चार्जेस ही कम होगा तो रिपल्जन भी कम हो जाएगी, तो इसलिए गोल्ड लीफ करीब आना शुरू होगी इसको, ठीक है. जी Some notable observation: placing the UV light closer to the metal causes the gold leaf to fall more quickly. क्यों? इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा लाइट आएगी उसकी यहाँ, पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना. जितने इलेक्ट्रॉन्स को जितनी ज्यादा जी फोटॉन मिलेंगे उतना वो बाहर जाएंगे और उतनी ज्यादा गोल्ड लीफ ड्रॉप होगा, ठीक है. जी Using a higher frequency, the light source does not change the how quickly the gold leaf falls. हायर फ्रीक्वेंसी से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, वजह वजह ये कि जिंक प्लेट डिपेंडेंट है, अगर ये यूवी से बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो इसको यूवी दे दो, हायर फ्रीक्वेंसी भी दोगे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, था इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाएगी बस. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उसका फर्क नहीं पड़ेगा, उसका फर्क तो पड़ता है वर्क फंक्शन से. तो वर्क फंक्शन यूवी का कांस्टेंट है, और ज्यादा दोगे फ्रीक्वेंसी तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आएगा, ठीक है. सही। यूजिंग अ जी फिलामेंट लाइट सोर्स कॉजेज नो चेंज इन द गोल्ड लीफ पोजीशन. क्यों? क्योंकि भाई ये जिंक प्लेट में इसके फिलामेंट लैम्प जो लाइट, विजिबल लाइट है, उस विजिबल लाइट इसके इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर सकता, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है. जिंक प्लेट के जो जी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, सही है, जी तो हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो कि यूवी के अंदर होती है. तो यूज सही पॉजिटिवली चार्ज प्लेट आल्सो कॉजेज नो चेंज इन द गोल्ड पोजीशन. क्यों? सही। तो वजह ये है कि भाई पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे अगर, तो नीचे गोल्ड लीफ को तो उतना ही रिपेल कर रहे होंगे ना. चार्जेस का मसला थोड़ी है, मसला तो ये क्वांटिटी चार्जेस की कौन सी है, अगर सेम चार्ज है तो वो उसी तरह रिपेल करेंगे. जी एक्सपेरिमेंट क्लियर है, तो हम आगे चलें वापस. सर मैं एक बार पढ़ लूँ। पढ़ लो. ये लो.
यहाँ शुरू से देख लो। हम्म, गोल्डी वाला एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया तुम्हें? जी अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, यूजिंग अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कॉजेज नो चेंज इन द गोल्डी। क्यों? वहाँ पे भी पढ़ा तुमने। क्योंकि भाई जब पॉजिटिवली चार्ज भी आप ले लोगे तो नीचे दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, रिपेल करेंगे। If the plate is positively charged, हम्म, that means there is an excess of positive charge on the surface of the metal. Electrons are negatively charged, so they will not be emitted unless they are on the surface of the metal. Any electron emitted will be attracted back by the positive charge on the surface of the metal. ठीक है भाई? सर सॉरी, एक चीज ऐसा हो सकती है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा हो सकता है कहाँ पे? ऊपर उसमें एक्सपेरिमेंट में। यार एक पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि रॉड पॉजिटिव हो और वो गोल्ड नेगेटिव हो, ऐसे? जी फिर तो अट्रैक्ट करेगा ना, फिर रिपेल नहीं करेगा, फिर अट्रैक्ट करेगा। फिर आपको बिहेवियर देखने के लिए उल्टा देखना पड़ेगा कि जितना उठेगा सरफेस से ऊपर जाएगा जितना गोल्ड, उतना ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अच्छा सही। एक और ऑब्जर्वेशन क्या है, emission of photoelectrons happens as soon as the radiation is incident on the surface of the matter। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा रेडिएशन आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में, उतने फोटॉन्स आएंगे, तो उतनी ज्यादा वो फोटो जी इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। सही। तो क्या कहता है, सिंगल फोटोन इंटरेक्ट विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो हमने ऊपर पढ़ा बेल वाले एक्सपेरिमेंट में। If the energy of the photon is equal to the work function of the metal, photoelectrons will be released instantaneously, फौरन से निकल जाएंगे। और अगर वो एनर्जी जी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स फिर ट्रेवल भी करेंगे, नहीं सिर्फ निकलेंगे नहीं, अपनी वेलोसिटी लेके काइनेटिक एनर्जी स्टोर करा कर ट्रेवल भी करेंगे। सही है। सही है। इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किससे बनता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी से है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जब वेलोसिटी मिल जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे ना वो, क्योंकि हमें पता है चार्जेस जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। सही है। सही। तो जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। शुरू में बताया था इंटेंसिटी से डिपेंडेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। जी This is because each electron can only absorb one photon, ठीक है? Kinetic energy जी only dependent on the frequency of the incident radiation, frequency पे भी dependent है शुरू से पढ़ना। Intensity is a हम्म, measure of the number of photons incident on the surface of the metal। अब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा भी दोगे तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रेडिएशन उसके जी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को निकालेगा। अब ज्यादा दे दोगे तो ज्यादा जो पड़े रहेंगे वेट करते रहेंगे क्यू में, तो फायदा थोड़ी होगा। जी तो जी वो प्रोसेस को सही फास्ट करेंगे, प्रोसेस को फास्ट करेगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सही। जी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड। सिंपल सी बात है, जैसे करंट होता है नंबर ऑफ हम्म, इलेक्ट्रॉन्स यूनिट यूनिट टाइम। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस ऑन द इंसिडेंट ऑफ द मैटर। ठीक है भाई। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंडेंट है? इंटेंसिटी पे, कि भाई कितने आ रहे हैं। इंटेंसिटी काउंटिंग है, कितने ज्यादा आपके जो है वो रेडिएशन से फोटॉन्स आ रहे हैं। एक एक आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो आएगा तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तीन आएगा तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अच्छा, फोटो जी इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन उन पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक की इमिशंस तो बॉन्ड्स को तोड़ने के काम आ रही है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन जो जी है वो के मेटल से निकलेंगे, क्यों? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इंटेंसिटी क्वांटिटी से उसका फायदा नहीं है। हालांकि करंट में जी क्वांटिटी डिपेंडेंट है, क्योंकि करंट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो यहाँ इंटेंसिटी जी जी इंटेंसिटी हाई होगी तो करंट हाई होगा। ठीक है। जी तो एक्सप्लेन भी किया हुआ है, दिस इज बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स ट्रैकिंग द मेटल्स पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। जी सही। Since each photoelectron absorbs a single photon, the photoelectric current must be proportional to the intensity of the incident radiation। ठीक है। हम्म, बोलो। जी जी सही सही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ग्राफ्स हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी है एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। आपने देखा भाई, एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, लेकिन वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव ही नहीं की। जैसे ही आपने एफ नॉट अचीव कर लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब क्या होगा? अब फर्दर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है। सही।
पहले क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे थे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं है, तो ट्रेवल ही नहीं कर रहे, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, स्पीड ही नहीं है उनके अंदर। एफ नॉट पे आया जी थ्रेशोल्ड पे, थ्रेशोल्ड पे इमिट होना शुरू हुआ, यानी कि 0 पॉइंट ये है आपका, अब इमिट होना शुरू हुआ, तो जी अब सही। क्या होता है, अब ग्राफ बन रहा है ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन का, मतलब ग्राफ में फ्रीक्वेंसी भी आ रही है और ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी वर्क फंक्शन के ऊपर, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, सही। इंटेंसिटी एक्स एक्सिस पे, इलेक्ट्रॉनिक की काइनेटिक एनर्जी है वाई एक्सिस पे। आपने कहा भाई इंटेंसिटी बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। ऊपर पढ़ा था हमने, जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, यहाँ भी देखा हमने। हम्म। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल मैं यूवी की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, तो यूवी के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, यूवी की रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी, वो तो यूवी है ना। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो जी। यूवी से निकल के वो तो फिर एक्सरे में चला जाएगा। समझ गए? जी सर। जी। तो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी changes the type of radiation. However, changing the सही। intensity will increase the number of photons, which in turn सही। will increase the number of photoelectrons by unit time. ठीक है, यानी कि फोटो जी। करंट। सही है, क्लियर हो रही बात है? सही। जी जी। अब है लाइट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, इलेक्ट्रॉनिक करंट वाई एक्सिस पे। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है एक यूवी की। तो अगर एक्सरे में ले जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि करंट हमने हम्म। पहले ही पढ़ लिया था। करंट किस पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये वही वाली बात नहीं है, सर, इंटेंसिटी पे या फ्रीक्वेंसी पे? करंट इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, लिख लो कहीं पे। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, जी। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेयर इज करंट, पीएच लिख रहा हूँ नीचे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। सही है? जी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी में क्वांटिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है ना? ठीक है, जब जी। quantity बढ़ जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा। तो करंट क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो हायर द जी इंटेंसिटी, हायर द करंट। और सही है। फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि एफ नॉट पे तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब आप एफ नॉट से बढ़ा के एफ वन पे ले जाओगे फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है? जी। जी। तो ये लिखना चाहो तो लिख लो। लिख लिया सर। अब यहाँ ग्राफ को देखो ढंग से, अब समझ में आएगा। भाई यहाँ क्या था, आपने क्या किया, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, एक्स एक्सेस पे बढ़ती गई, अभी तक एफ नॉट नहीं आया। एफ नॉट क्या, थ्रेशोल्ड। जैसे थ्रेशोल्ड आ गया, अब आपके इलेक्ट्रॉन को मिल गई काइनेटिक एनर्जी। तो अब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यहाँ पर वाई एक्सिस पे, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट सर ये एफ नॉट जो है वो लाइन, इतना आगे जाके क्यों ऊपर जा रहा है? बताता हूँ ना। क्योंकि यहाँ तक तो फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आई नहीं थी ना, थ्रेशोल्ड। भाई आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेक किया, आपने कहा कितनी है, 10 हर्ट्ज देते हैं, 100 हर्ट्ज देते हैं, 2000 हर्ट्ज देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे। एक टाइम आपने 10,000 हर्ट्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अच्छा ठीक है, तो ठीक आपने है कहा सर। अच्छा ये मेरा एफ नॉट है, 10 किलो हर्ट्ज दे दिया, एग्जाम्पल ले रहे ना। तो जी। आप आपने कहा अच्छा तो ये एफ नॉट है, तो अब यहाँ पर एफ नॉट आपने दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब आप 10,000 से 20,000 पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन अब तो बाहर आ चुके हैं, अब उनको स्पीड मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। स्पीड मिल जाएगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अब एक्स सही। एक्सिस बढ़ाने से वाई एक्सिस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों का सही। मर्ज होगा तो एक जी। पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, पॉइंट को मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जी सही सही। जी। इंटेंसिटी में क्या हुआ, इंटेंसिटी में आपने पढ़ाई, लाइट की इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से आपकी सही। काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी से।
फोटोन की क्वांटिटी बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज हो रही है। तो सिर्फ क्या हो रहा होगा, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी ये पहले इलेक्ट्रॉन की होगी ना, सबकी वही होगी। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक सही। एनर्जी बढ़नी क्योंकि कांस्टेंट होगी और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती, वो बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। ठीक। जी। क्लियर है। जी। अब यही वाला केस यहाँ पे हो गया, लाइट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और ये एक इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये आपका फोटो इलेक्ट्रॉन का करंट। करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी करता है। तो आप जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। अच्छा। देखो अब क्या, लाइट इंटेंसिटी हमने बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट के। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन, सही है। जी, सही। एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो सारी कहानी सही। क्लियर हो गई। जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वेव पार्टिकल डुअलिटी। कभी सुना है इसका नाम? नहीं सर। अच्छा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि लाइट के बारे में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, कि उसमें डुअल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। एक ही टाइम पे जी। आप एज अ वेव देख सकते हैं और उसमें इसको पार्टिकल नेचर भी देख सकते हैं। तो देखते हैं हाउ इट इज पॉसिबल। वेव पार्टिकल डुअलिटी की जो थियरी है वो कहती है लाइट वेव्स कैन बिहेव लाइक पार्टिकल, दैट इज फोटोन एंड वेव्स। दिस phenomena is called wave particle duality, ठीक है। सो दिस सही। called wave particle nature of light or wave particle duality. Light interacts with matter such as electrons as a particle. The evidence for this is provided by the photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ, लाइट फॉल की तो इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन इमिट करा दिया उसने, तो भाई वो उसको पुश जी। कर रही है, तो उस नेचर की है तो उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है ना। सही। लाइट प्रोपगेट्स थ्रू द स्पेस होता है वेव। हमने देखा स्पेस से तो उसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। दोनों हाँ। एविडेंसेस। So the evidences जी। for this comes from the diffraction and interference of the light as well. जो हमने एस फिजिक्स में पढ़ा था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, भाई डाइफ्रैक्ट कर रही है, जी। लाइट रिफ्लेक्ट कर जी। रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, वो लेवल में पढ़ लिया। इंटरफेरेंस कर रही है, डाइफ्रैक्ट कर रही है, ये एस फिजिक्स में पढ़ लिया, ठीक है। जी। सारे एक्सपेरिमेंट वेव नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने देख लिया कि भाई इसके अंदर तो पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। सही। तो जी। light as a particle, suppose that light can be described as a quanta of energy that behave as particle called photons, ठीक है भाई। हमने कहा भाई पैकेट ऑफ एनर्जी है फोटॉन्स की फॉर्म में। The photon model of light explains that electromagnetic waves carry energy in discrete packets called photons. The energy of the photons are quantized according to the equation E is equal to hf, ठीक है। In the photoelectric जी। effect, each electron can absorb only a single photon. तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। This means only the frequency of the light above the threshold frequency will emit a photoelectron, है ना, ऐसे ही है। जी। ये सारा रिवीजन है इसका ना, समझ में आया तो बताना। So the wave theory of light does not support a threshold frequency. वेव वेव थ्योरी क्या कर रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट नहीं कर रही। कैसे भाई? द वेव थ्योरी suggests any frequency of light can give rise to photoelectric emission if the exposure time is long enough. This is because the wave theory suggests that the energy absorbed by each electron will increase gradually with each wave. वो कह रही है भाई जब वेव आती रहेगी तो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी गेन करता रहेगा। जी। Furthermore, the kinetic energy of the emitted electron should increase with radiation intensity, है ना। So, however, in सही। the photoelectric effect, none of these was observed. के हिसाब से तो ऐसा है वेव के, जब वेव आ रही है वो एनर्जी ट्रांसफर करती रहे और वो एनर्जी मिलती रहेगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए,
लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें क्या कहा, हम इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। वेव जितनी भी बार आ जाए, लाइट जितनी भी ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पर फोटोन पर इलेक्ट्रॉन के मॉडल पे चलता है ना। जी तो उसने कहा भाई ये तो पार्टिकल है कि भाई एक के बदले एक चल रहा है। So if the frequency सही। above the threshold and the intensity of the light is increased, more electrons are emitted per second. Although the wave theory provided good explanation for the phenomena such as interference and diffraction, it failed to explain the photoelectric effect. तो वे दो थ्योरीज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट की एक्सप्लेनेशन है कि भाई इट हैज टू बिहेवियर, समटाइम लाइक अ पार्टिकल दैट इज photoelectric effect, समटाइम लाइक a wave that is diffraction and interference. So wave theory suggests this, and this is wrong because the wave theory suggests any frequency of the light can give rise to the photoelectric emission if the exposure time is long enough. यानी ज़्यादा देर तक आप उसको एक्सपोज कराते रहो तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. This is wrong because photoelectric electron will not be released immediately if the frequency is above the threshold frequency for that matter. ठीक है, सही। जी ज़्यादा होगी तो नहीं रिलीज करेंगे. The energy absorbed by each electron will increase gradually with each. वेव क्या कहती है, हम एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें और बार बार उसको लाइट की वेव फॉल कराते हैं ना उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, अपने अंदर स्टोर करता रहेगा. तो फोटो इलेक्ट्रॉन जी इफेक्ट तो ऐसा नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है कि एनर्जी ली और निकल जाएगा बाहर. एनर्जी इज एब्जॉर्ब इंस्टेंटेनियसली. फोटो इलेक्ट्रॉन आर इधर इमिटेड और नॉट इमिटेड आफ्टर एक्सपोजर टू लाइट. कह रहे भाई या तो वो इतनी एनर्जी हो जिससे वो निकल सके तो बाहर निकल जाएगा, वर्क फंक्शन होगा, तो नहीं होगी तो नहीं निकलेगा. ये कह रहा है, वेव कह रही है नहीं, ये एब्जॉर्ब करता रहेगा फिर निकल जाएगा. ठीक है ना. जी ये वेव थ्योरी कहती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज विद द रेडिएशन इंटेंसिटी. ये इंटेंसिटी बढ़ाओ इलेक्ट्रॉन की, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए. हमने ये नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़े, इंटेंसिटी से करंट बढ़ता है. So if the intensity, जी अब ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि if the intensity of the light is increased, more photo electrons are emitted per second. ठीक है, हमने कहा फोटो जी इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी बढ़ेगी, लाइट करंट बढ़ेगा. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती. सही है. सही। तो अब यहाँ देख रहे थे वेव पार्टिकल डुअलिटी की बहस शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन. ये जो लुइस डी ब्रॉगे है ना, डी ब्रॉय कहते हैं इसको बेसिकली, जो प्रोनाउंस करते हैं ना, डी ब्रॉगली लिखा हुआ है ना, तो इसको जी कहते हैं लुइस डी ब्रॉय, जो प्रोनाउंसिएशन है ब्रॉय है. डिस्कवर्ड दैट जी मैटर सच एज इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव. इन्होंने कहा भाई लड़ाई माफ करो, सब मिलजुल के रहो, दोनों काम हो सकते हैं. ठीक है, इन्होंने जी वेव पार्टिकल डुअलिटी असल कॉन्सेप्ट इन्होंने कंफर्म किया कि सच एज इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल. ईच पोर्ट अ डायफ्रैक्शन पैटर्न is produced and a beam of electron is directed at a thin graphite film. Diffraction is a property of wave and cannot be explained by describing electrons as particles. ठीक है, इसने कहा भाई देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट किया उस ग्रेफाइट के ऊपर. ठीक है, इससे क्या जी हुआ, उससे ये हुआ कि उसने डायफ्रैक्शन दिया है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, पार्टिकल डायफ्रैक्शन कैसे दे रहा है, ये तो वेव का काम है. इसका मतलब ये दोनों इंटरचेंजेबल है. तो थिन जी ग्रेफाइट फिल्म है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गन से फायरिंग शुरू कर दी ग्रेफाइट फिल्म के ऊपर. इलेक्ट्रॉन शोर पार्टिकल प्रॉपर्टीज. यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने स्क्रीन पे देखा तो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम इलेक्ट्रॉन तो वैक्यूम से निकल लेनी चाहिए. इन्होंने वैक्यूम जी रखा है, यहाँ पर डायफ्रैक्शन शुरू हो गई. डायफ्रैक्शन जब शुरू हुई तो उसका पैटर्न उन्होंने यहाँ पे देखा कि रिंग्स की फॉर्म में बन रहा है. तो जब स्क्रीन पे फोकस किया तो ये रिंग्स बन गई. ठीक है, तो क्या हुआ, डायफ्रैक्शन कैसे सही। हुई, यहाँ से गई लाइट, यंग्स डबल स्लिट में क्या होता है, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से यहाँ गई, वो आगे जाके इंटरफेरेंस बन गई. इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे आ गया, वो स्क्रीन पर उसने देखा तो ये राउंड राउंड सर्कल्स बन रहे थे. जी तो इलेक्ट्रॉन शोज वेव प्रॉपर्टीज. ने कहा भाई देखो इलेक्ट्रॉन आपका वेव दिखा रहा है बन के, तो वेव इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बन सकती है ना. भाई सही। डायफ्रैक्शन तो हमने हमेशा लाइट से पढ़ी है ना, कि लाइट है उससे डायफ्रैक्शन होगी, वो यहाँ तो इसने इलेक्ट्रॉन से डायफ्रैक्शन दिखा दी. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो भी वेव का काम कर रहा है, तो वेव पार्टिकल डुअलिटी होगी. सही है, ये होती है मॉडल. सही। जी In order to observe the diffraction of the electron focused through a gap similar to their size such as atomic lattice. आंसर। हाँ बोलो. हेलो. सर वेव पार्टिकल की मतलब सिंपल डेफिनेशन क्या होगी उसकी?
भाई सिंपल डेफिनेशन तो यही है ना कि इलेक्ट्रॉन एंड वेव कैन बी, क्या कहते हैं, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रॉन्स कैन बिहेव लाइक बोथ, दैट इज वेव एंड अ मैटर। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, डेफिनेशन थोड़ी है कोई। लाइट वेव कैन behave like particle, that is electron like photons and waves, ये wave particle duality का सिंपल कॉन्सेप्ट है। This phenomenon is called wave particle duality, that is nature of light or wave particle duality। सही है। Light interacts with matter such जी as photons as a particle, the evidence is provided here। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम कह रहे हैं। कहाँ गया? हम कहते हैं in order to observe the diffraction of the electrons they must be focused through the similar gap to their size such as atomic lattice। अब आपने यहाँ से जो वो करवा रहे हो ना, डायफ्रेक्शन, डायफ्रेक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट शुरू हो, शार्प ऑब्स्टिकल्स कॉर्नर्स, तो गैप इतना कम हो जितना उनका क्रिस्टल लैटिस का गैप होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब बनते हैं जी क्रिस्टल्स के बिटवीन गैप्स होते हैं, तो उतने कम गैप्स होगा तो डायफ्रेक्शन नजर आएगी, आपको होना नहीं नजर आएगी। ठीक है। ग्रेफाइट फिल्म इज आइडियल फॉर दिस पर्पस बिकॉज ऑफ इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ग्रेफाइट का और डायमंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, टेट्राहेड्रल शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। हेलो, हेलो, जी जी सर। सही है, आवाज आ रही है ना। तो तो एक सेकंड होल्ड करें, मुझे जरा इंटरनेट चेंज करना है, वो बहुत आवाज़ कट रही है। अच्छा, तो ग्रेफाइट जो है वो आइडियल है क्योंकि इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी जितनी स्पेसेस होंगी उसके हिसाब से हम डायफ्रेक्शन करवा देंगे। द गैप्स बिटवीन द नेबरिंग प्लेन ऑफ द एटम इन द क्रिस्टल एक्ट्स एज अ स्लिट allowing the electron waves to spread out and create a diffraction pattern। ठीक है ना, स्ट्रक्चर उसका जो है वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उनकी जो वॉइड्स होंगी, जी गैप्स होंगे, उसके अंदर से क्या हो रहा होगा, आपको डायफ्रेक्शन होते हुए दिख रही होगी। The diffraction pattern is जी observed on the screen as a series of concentric rings। देखो रिंग्स की फॉर्म में बन रही है, गोल गोल जी रिंग्स बन रही है, ठीक है, डायफ्रेक्शन हो रही है। This phenomenon is similar to the diffraction pattern produced when the light passes through a diffraction grating। हमने इस फिजिक्स में पढ़ा था कि लाइट जाती है डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से, लाइंस होती हैं बहुत सारी, तो जाके एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं तो उनका डायफ्रेक्शन पैटर्न बनता है, उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है, याद आया होगा। सही है। जी So जी if the electron acted as a particle, a pattern would not be observed, instead the particles would be distributed uniformly across the screen। वो कह रहे हैं कि देखो अगर ये वेव नहीं होती है और ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो इस तरह का डायफ्रेक्शन पैटर्न इनको नहीं देना चाहिए था, ये तो जाते फैल जाते, जहां से निकलते वहीं पे जाके कहीं चिपक जाते वॉल पे। इन्होंने डायफ्रेक्शन जी दिया तो मतलब पार्टिकल कैन आल्सो एक्ट लाइक अ वेव एंड गिव द डायफ्रेक्शन। ठीक है। So it is observed that a larger accelerating voltage reduces the diameter of the given ring, जी while a जी lower accelerating voltage increases the diameter of the ring। ठीक है। डिपेंड्स कि किस तरह का एक्सीलरेटर है, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उस हिसाब से वो रिंग को छोटा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा भाई, लो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है, डायमीटर जो है बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ हाई एक्सीलरेटिंग है तो डायमीटर छोटा हो गया, करीब करीब आ गया। क्लियर है। जी इन्वेस्टिगेटिंग द इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन के डायफ्रेक्शन को इन्वेस्टिगेट करते हैं डिटेल में। इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन ट्यूब्स कैन बी यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड इन इलेक्ट्रॉन गन to a high potential such as 5000 volts and are then directed through a thin film of graphite। क्या क्या भाई, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को 5000 वोल्ट दिया एक्सीलरेट करने के लिए, तो इतनी हाई एक्सीलरेशन से इनको भेजा और कहाँ से एक- गुजरा, ग्रेफाइट की थिन फिल्म से। ठीक है भाई, ये ग्रेफाइट की थिन फिल्म है। यहाँ पर आपने एनोड लगाया है 5 किलो वोल्ट का, 5000 वोल्ट का एनोड है। यहाँ पर आपका कैथोड है, यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी है, और इसको फायर करवाया से इलेक्ट्रॉन कहाँ से फायर करवाया, इस कॉइल से, इस फिलामेंट से। ठीक है भाई, यहाँ जी से इलेक्ट्रॉन गए बिल्कुल स्ट्रेट गए यहाँ पर, और इनके रिंग्स बनना शुरू, ये स्क्रीन है। जैसे ग्रेफाइट से गुजरे तो ग्रेफाइट के एटम के अंदर से गुजरेंगे, और हर एटम के बीच में जो बीच में गैप होंगे ना, गैप से निकल के एक तरह का वो बना देंगे, डायफ्रेक्शन पैटर्न बना देंगे। डायफ्रेक्शन पैटर्न मैंने स्क्रीन पे देखा, तो गोल गोल रिंग्स बन रही है। ठीक है। सर। जी बोलिए। हेलो। सर आपके मेरे
आवाज बहुत कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो अभी क्लास एंड कर दें या तो रिकॉर्ड कर दें आप, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अब देखो, अब आवाज आ रही है? सर आवाज तो आ रही है, लेकिन बीच में आप पढ़ रहे होते हैं ना तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो सर मैं कुछ कर नहीं सकता उसका अभी। अच्छा, बस अब या तो आप रिकॉर्ड कर ले, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। इसको फिनिश कर लें। कर लेते हैं सर, एंड है। क्योंकि मुझे पिछला भी मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो फायदा नहीं है मेरे हिसाब से सर। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग तो साथ साथ चल रही है, तुम सुन लेना उसको। अभी मैं इसको हम्म, एंड कर रहा हूँ, बस लास्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? ठीक जी। तो क्या हो रहा है भाई, ये देखो यहाँ से 5000 वोल्ट की आपने जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेशन दिया, ठीक है, एनोड के थ्रू। इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट होकर सीधा आए यहाँ पे पॉइंटेड, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, बीच में ग्रेफाइट की स्क्रीन है, तो ग्रेफाइट की थिन फिल्म है, ग्रेफाइट में से निकलेंगे तो ग्रेफाइट की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उनमें से हर क्रिस्टल के बीच में जो गैप होगा उससे निकल के इंटरफेरेंस बना रहे हैं, और इंटरफेरेंस यहाँ पे लाइट की फॉर्म में बन रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, ये रिंग्स बन रही है। फॉस्फर स्क्रीन है, जी ग्लो करेगी, आपको एक रिंग दिखाएगी। तो आप कह रहे हो यार भेजे तो मैंने इलेक्ट्रॉन थे, इसने यहाँ पर क्या कर दिया, इसने यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बना के और डायफ्रैक्शन करके इंटरफेरेंस बना के मुझे इमेज दे दिया लाइट की फॉर्म में। इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है ना? जी तो इसकी हमने ऑब्जर्वेशन देखनी है, इंक्रीजिंग द वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड कॉजेज द एनर्जी एंड हेंस स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। तो कैथोड और एनोड हमने जो लगाए हैं, इनके अंदर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा, हाई एनर्जी होंगे तो क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। हमने 5000 वोल्ट का पोटेंशियल दिया ना। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द जी एनोड। जितनी हाई वोल्टेज देंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है? तो ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू हम्म, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ये बात? वेव पार्टिकल डुअलिटी जी समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, डी ब्रॉय साहब ने भी उसके बाद अपनी वेवलेंथ कैलकुलेट करवाई है कि भाई किस तरह से इसकी वेवलेंथ निकालेंगे। अभी आवाज आ रही है तो हम कंटिन्यू करते हैं। सर फायदा नहीं है, बीच में भी कटती थी सर। चलो फिर मैं इसको अभी एंड करता हूँ, फिर कल हम लोग जी कंटिन्यू करेंगे, तो इंटरनेट को अरेंज कर लेना सही से, ठीक है? सर, वो अभी बीच में ही मतलब बंद हो गया एकदम से, तो मैं देखता हूँ क्या